नमस्ते दोस्त। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। दोस्त, अगर आपको सच्ची डरावनी कहानियां सुनना पसंद है, ऐसी कहानियां जो रात के सन्नाटे में आपके दिल की धड़कनें तेज कर दें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल डर की दास्तान में, जहां हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं, वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे रहस्य की जो सालों तक बंद दरवाजों के पीछे छुपा रहा। एक ऐसे साए की जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन हर पल साथ चलता है। और एक ऐसी आवाज की जो सिर्फ उन्हें सुनाई देती है जिनका नाम उसने चुन लिया हो। कहानी की शुरुआत होती है एक शांत से दिखने वाले गांव से, जहां रातें कुछ ज्यादा ही लंबी थीं और खामोशी कुछ ज्यादा ही गहरी। वहां एक पुराना मकान था जिसके बारे में लोग खुलकर बात नहीं करते थे। कहते हैं जो भी उस घर के अंदर गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया। लेकिन असली डर उस मकान में नहीं था। असली डर तो उस सच में था जो धीरे धीरे सामने आने वाला था। तो लाइट बंद कर दीजिए, दरवाजा अच्छे से लॉक कर लीजिए और हेडफोन लगाइए, क्योंकि आज की ये दास्तान आपके जहन में बहुत देर तक गूंजती रहेगी। ये है एक ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद शायद आप भी रात में अकेले सोने से पहले एक बार पीछे मुड़कर जरूर देखेंगे। शुरू करते हैं आज की खौफनाक पेशकश, सिर्फ और सिर्फ डर की दास्तान पर। उस रात की शुरुआत बिल्कुल सामान्य थी। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगा था। मैं अपने शहर की भागदौड़ से दूर कुछ दिन सुकून में बिताने के लिए अपने पुश्तैनी गांव आया था। बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी थीं उस जगह से। खेतों की मिट्टी की खुशबू, शाम को मंदिर की घंटियां और दूर तक फैला सन्नाटा। लेकिन इस बार उस सन्नाटे में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसे मैं शब्दों में नहीं बांध पा रहा था। गांव पहुंचते ही सबसे पहले मैं अपने पुराने घर गया। घर कई सालों से बंद पड़ा था। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था, जैसे वो भी किसी इंतजार में हो। मैंने जैसे ही ताला खोला, दरवाज़ा एक लंबी कराह के साथ खुला और अंदर से बासी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। उस हवा में धूल थी और एक अजीब सी ठंडक। मैंने खुद को समझाया, बस वहम है, इतने साल बाद घर खोला है ऐसा तो लगेगा ही। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा मैं छोड़कर गया था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, कोने में रखा लकड़ी का संदूक और बीच कमरे में वही पुरानी चारपाई। मैंने झाड़ पोंछ शुरू की और शाम होते होते घर रहने लायक हो गया। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी और उस रात भी ठीक 9 बजे अंधेरा छा गया। मैंने मोमबत्ती जलाई और चारपाई पर बैठ गया। बाहर से झींगुरों की आवाज़ आ रही थी। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि पहली बार मुझे वो आवाज़ नहीं सुनाई थी। ठक ठक ठक, जैसे कोई बहुत धीरे से दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। मैंने सोचा शायद हवा होगी, लेकिन हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। मैं उठा और दरवाजे तक गया। दरवाज़ा खोला, बाहर घना अंधेरा था। दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है? मैंने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं। मैं वापस अंदर आ गया। दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी, लेकिन मैंने खुद को फिर समझाया, गांव है, लकड़ी का घर है, आवाज़ें आती रहती हैं। मैंने मोमबत्ती के पास बैठकर अपना फ़ोन निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं था। जैसे ही मैंने फ़ोन नीचे रखा, वही आवाज़ फिर आई, ठक ठक ठक। इस बार पहले से थोड़ी तेज़। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। मैं धीरे धीरे फिर दरवाजे की ओर बढ़ा। इस बार मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, बस कान लगाकर सुनने लगा। कुछ सेकंड सन्नाटा रहा, फिर दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ से किसी की धीमी सांसों की आवाज़ सुनाई दी। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके अचानक दरवाज़ा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन ज़मीन पर गीली मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई नंगे पांव वहां खड़ा रहा हो। वो निशान दरवाजे से शुरू होकर आंगन के बीच तक जा रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए। मैंने आंगन की ओर देखा। चांदनी हल्की हल्की फैल रही थी। सब कुछ शांत था, इतना शांत कि मेरी अपनी सांसें भी मुझे बहुत तेज सुनाई दे रही थीं। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। उस रात मैंने तय किया कि मैं सोऊंगा नहीं, लेकिन इंसान की आंखें कब तक खुली रह सकती हैं? शायद आधी रात के बाद मेरी आंख लग गई। मुझे सपना आया, या शायद वो सपना नहीं था। मैंने खुद को उसी कमरे में खड़ा देखा। मोमबत्ती बुझ चुकी थी, चारों तरफ अंधेरा था। तभी कमरे के कोने में रखे संदूक के पास हल्की सी हरकत हुई। मैंने ध्यान से देखा। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। अंदर से किसी के खरोंचने की आवाज़ आ रही थी, खर खर खर। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे बंद हो गई थी। तभी संदूक के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, सफ़ेद, सूखा हुआ और लंबी काली उंगलियों वाला। मैं झटके से उठ बैठा। कमरे में हल्की सुबह की रोशनी आ रही थी।
मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि लगा अभी बाहर आ जाएगा। मैंने तुरंत उस कोने की तरफ देखा जहां संदूक रखा था। वो बंद था। मैंने गहरी सांस ली। बस सपना था, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही मैं चारपाई से उतरा, मेरे पैरों के नीचे कुछ चुभा। मैंने नीचे देखा। फर्श पर मिट्टी जमी हुई थी, बिल्कुल वैसे ही गीले निशान जैसे रात को दरवाजे के बाहर थे। और वो निशान सीधे उसी संदूक तक जा रहे थे। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने कांपते हुए संदूक के पास जाकर उसे छुआ। लकड़ी बर्फ की तरह ठंडी थी। कुछ पल मैं वहीं खड़ा रहा, फिर हिम्मत करके ढक्कन उठाया। अंदर सिर्फ पुराने कपड़े और कुछ पीले पड़े कागज थे। मैंने राहत की सांस ली। शायद मैं सच में ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहा था। लेकिन तभी मेरी नज़र एक कागज़ पर पड़ी। वो बाकी कागज़ों से अलग था, जैसे किसी ने हाल ही में रखा हो। मैंने उसे उठाया। उस पर लाल स्याही से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तुम वापस क्यों आए। मेरे हाथ से कागज़ गिर गया। मैंने कसम खाई थी कि मैं डर पर यकीन नहीं करूंगा, लेकिन उस पल मुझे पहली बार लगा कि शायद इस घर में मेरी वापसी किसी को पसंद नहीं आई। और सबसे डरावनी बात यह थी, मुझे अब साफ महसूस हो रहा था कि मैं इस घर में अकेला नहीं हूं। लेकिन मैं अभी जिंदा था, होश में था, और अब सच्चाई जानने का फैसला कर चुका था। मुझे नहीं पता था कि यह फैसला मेरी जिंदगी को किस दिशा में ले जाएगा, लेकिन अब पीछे मुड़ना संभव नहीं था। मैं काफी देर तक उस कागज को फर्श पर पड़ा घूरता रहा। तुम वापस क्यों आए, ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे। लाल स्याही अभी भी थोड़ी चमक रही थी, जैसे अभी अभी लिखी गई हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इस घर की चाबी तो सिर्फ मेरे पास थी। मैंने खुद को संभाला। डर से ज्यादा अब मेरे अंदर जिज्ञासा जाग रही थी। अगर कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, तो कौन और क्यों? मैंने पूरे घर की फिर से तलाशी लेने का फैसला किया। सबसे पहले मैंने खिड़कियां देखीं। सभी अंदर से बंद थीं। दीवारों पर कहीं कोई ताज़ा खरोच नहीं थी। रसोई में पुराने बर्तन वैसे ही रखे थे। आंगन में वही टूटी हुई बाल्टी, वही सूखा कुआं। सब कुछ स्थिर, लेकिन माहौल भारी था, जैसे घर सांस ले रहा हो। मैं वापस कमरे में आया और संदूक के पास बैठ गया। इस बार मैंने उसे पूरी तरह खाली करने का फैसला किया। एक एक कपड़ा निकालकर अलग रखा। नीचे पुराने कागज, कुछ पीले पड़े कागज और एक छोटा लकड़ी का डिब्बा मिला। डिब्बा बंद था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने उसे खोला। अंदर एक पुरानी चांदी की पायल थी और उसके नीचे एक काली सफ़ेद तस्वीर। तस्वीर देखते ही मेरे गले में कुछ अटक गया। वो मेरी ही तस्वीर थी, लेकिन वो हाल की नहीं थी। उसमें मैं बहुत छोटा था, शायद 10-11 साल का, और मेरे पीछे धुंधली सी एक आकृति खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन आंखों की जगह 2 काले धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। मेरे हाथ से तस्वीर लगभग छूट गई। मुझे याद है, बचपन में दादी अक्सर कहती थीं कि इस घर के पिछवाड़े वाले हिस्से में कभी मत जाना। वहाँ एक पुराना कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। उन्होंने कभी वजह नहीं बताई और मैंने भी कभी पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब वो बात अचानक क्यों याद आई? मैंने फैसला किया कि आज ही उस कमरे को देखूंगा। घर के पीछे जाने वाला रास्ता घास और झाड़ियों से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई गया ही नहीं। मैंने एक डंडा उठाया और रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ा। जैसे जैसे मैं पीछे की ओर जा रहा था, हवा ठंडी होती जा रही थी। सूरज ऊपर था, लेकिन उस हिस्से में अजीब सी धुंध फैली हुई थी। आखिरकार मैं उस दरवाजे के सामने खड़ा था। पुराना, काला, भारी लकड़ी का दरवाज़ा। उस पर जंग लगा बड़ा सा ताला लटक रहा था। मेरे दिल की धड़कन फिर तेज हो गई। अगर यहाँ कुछ नहीं निकला तो? मैंने खुद से कहा। लेकिन अगर निकला तो? मैंने जेब से पुरानी चाबी निकाली। हैरानी की बात यह थी कि वो चाबी बिल्कुल उसी ताले में फिट हो गई। क्लिक! दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा धक्का देते ही अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया। इतनी ठंडी जैसे किसी बर्फीले कमरे का दरवाज़ा खोला हो। अंदर अंधेरा था। मैंने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। कमरा खाली था, लेकिन दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरच खुरच कर लंबी लकीरें खींची हों। फर्श पर धूल जमी थी और उस धूल पर साफ पैरों के निशान, नंगे पांव। वो निशान कमरे के बीच तक जा रहे थे और फिर अचानक गायब हो गए। मेरी सांसें भारी हो गईं। तभी मेरे फ़ोन की टॉर्च झिलमिलाई और बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। शांत रहो, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मेरे ठीक पीछे से किसी के चलने की आहट आई। धीरे, बहुत धीरे, चर्र चर्र, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। मैंने पलट कर देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी मेरे कान के बिल्कुल पास एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। मैंने तुझे जाने नहीं दिया था।
मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैंने झटके से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, हाथों से दीवार टटोलते हुए बाहर की तरफ भागा। जैसे ही बाहर पहुंचा, धूप की रोशनी आंखों में चुभी। मैं हाँफ रहा था। पीछे मुड़कर देखा, दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे बंद हो रहा था। धड़ाम। मेरे घुटने कमज़ोर पड़ गए। ये अब सिर्फ वहम नहीं था, कुछ था जो मुझे पहचानता था, कुछ ऐसा जो जानता था कि मैं वापस आया हूं। और सबसे डरावनी बात ये, उस फुसफुसाहट में नफरत नहीं थी, वो अपनापन था, जैसे कोई मुझे बहुत पहले से जानता हो। मैं आंगन में खड़ा था, धूप में, लेकिन फिर भी मुझे ठंड लग रही थी। और तभी मेरी नज़र ज़मीन पर पड़ी। मेरे पैरों के पास मिट्टी में उकेरे गए शब्द थे, अब भागोगे कहाँ। मैंने ऊपर देखा, घर की खिड़की में एक परछाई खड़ी थी और वो मुझे देख रही थी, लेकिन मैं अभी भी जिंदा था, होश में था। और अब डर के साथ साथ मेरे अंदर एक जिद भी जाग चुकी थी। अगर ये घर मुझे रोकना चाहता है तो मैं सच्चाई जाने बिना यहां से नहीं जाऊंगा। मैं कुछ देर तक आंगन में खड़ा उस खिड़की को घूरता रहा। परछाई बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। मैंने पलक झपकाई और वो गायब थी। मैं डर नहीं रहा, मैं सच जानना चाहता हूं, मैंने खुद से कहा, लेकिन मेरी आवाज में खुद मुझे भी भरोसा नहीं सुनाई दिया। मैं धीरे धीरे घर के अंदर वापस गया। जिस खिड़की में मैंने परछाई देखी थी वहां पहुंचा। अंदर कोई नहीं था, कमरा खाली, पर खिड़की के कांच पर अंदर की तरफ धुंध जमी हुई थी और उस धुंध पर उंगली से कुछ लिखा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से पास जाकर देखा। याद है? बस इतना ही। मेरा सिर घूम गया। क्या याद है? मुझे क्या याद करना चाहिए? मैंने जोर डालकर बचपन की बातें याद करने की कोशिश की। धुंधली यादें थीं, दादी की सख्त हिदायतें, पिछवाड़े का बंद कमरा और एक रात जब मैं अचानक बहुत तेज बुखार में जलने लगा था। मुझे धुंधला धुंधला याद है कि उस रात में नींद में उठकर घर के पीछे चला गया था। दादी मुझे सुबह वही बेहोश पाई थीं। उन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं वहां क्यों गया था, बस इतना कहा था कि कुछ जगहें इंसानों के लिए नहीं होती। क्या उसी रात कुछ हुआ था? मैंने तय किया कि अब गांव के किसी बुजुर्ग से बात करनी होगी, शायद कोई सच जानता हो। दोपहर होते होते मैं घर से बाहर निकला और सीधे गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति काका के घर पहुंचा। वो मुझे बचपन से जानते थे। मुझे देखते ही बोले, अरे तू वापस आ गया। उनकी आवाज में खुशी कम और चिंता ज्यादा थी। मैंने सीधा सवाल किया, काका, हमारे घर के पीछे वाला कमरा, उसके बारे में कुछ जानते हो? उनके चेहरे का रंग बदल गया। कुछ सेकंड वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, वो बात रहने दे, पुराने जख्म कुरेदने से कुछ अच्छा नहीं होता। मुझे जानना है, मैंने जिद की। उन्होंने गहरी सांस ली। तेरे दादा ने वो कमरा खुद बंद करवाया था। बहुत साल पहले उस कमरे में एक लड़की रहती थी। लड़की? हाँ, वो इस गांव की नहीं थी। कहते हैं उसे यहां शरण दी गई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद वो अचानक गायब हो गई। किसी ने उसे जाते नहीं देखा, बस वो थी और फिर नहीं थी। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। क्या उसका नाम? काका ने मेरी बात काट दी। नाम मत पूछ, कुछ नाम लेने से चीजें जाग जाती हैं। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लेकिन मेरे घर में जो हो रहा है? उन्होंने मेरी आंखों में सीधा देखा। क्या तूने उसे देख लिया? मैं चुप रहा। उन्होंने धीरे से कहा, अगर उसने तुझे पहचान लिया है तो अब वो तुझे छोड़ने वाली नहीं। क्यों? मेरी आवाज कांप गई। क्योंकि तू आखिरी था जिसने उसे देखा था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं? लेकिन मैं तो बच्चा था। हाँ, और उसी रात तू बेहोश मिला था। तेरे कपड़ों पर मिट्टी थी और तेरे हाथ में वो पायल थी। मेरे हाथ अनायास जेब की तरफ गए। पायल अभी भी मेरे पास थी। तेरी दादी ने वो पायल छुपा दी थी और अगले ही दिन वो कमरा बंद कर दिया गया। मेरा गला सूख गया। क्या हुआ था उस रात? काका ने सिर हिलाया। कुछ बातें भूल जाना ही अच्छा होता है। मैं समझ गया, मुझे जवाब कहीं और ढूंढने होंगे। शाम तक मैं वापस घर आ गया। सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी से काला हो रहा था। घर के अंदर कदम रखते ही फिर वही ठंडक महसूस हुई। मैंने पायल निकालकर मेज पर रख दी। अगर तू यहीं है तो सामने आ, मैंने ऊंची आवाज में कहा। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर कमरे की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें एक एक कर हिलने लगी। टिक टिक टिक, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। मेरे सीने में धड़कन इतनी तेज थी कि लगता था बाहर आ जाएगी। मैंने पीछे हटते हुए दीवार को देखा और तभी दीवार पर मेरी परछाई के ठीक पीछे एक दूसरी परछाई उभर आई। लंबे बाल,
झुका हुआ सिर और असामान्य रूप से लंबी उंगलियां। मैंने झटके से मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन जब मैंने फिर दीवार की तरफ देखा, वो परछाई अब भी वहां थी और धीरे धीरे वो मेरी परछाई के और करीब आ रही थी। मेरे कान में फिर वही ठंडी फुसफुसाहट गूंजी। तुमने मुझे वादा किया था। कौन सा वादा? मैं लगभग चिल्ला पड़ा। अचानक कमरे का तापमान और गिर गया। मेरी सांसें धुंध बनकर सामने दिखने लगी और तभी मेज पर रखी पायल खुद ब खुद खनक उठी। छन छन। मैंने देखा पायल हवा में धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और उसके नीचे फर्श पर धूल में अपने आप शब्द बन रहे थे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे अंदर डर अब सवालों में बदल रहा था। अगर मैंने कोई वादा किया था तो मुझे उसे याद करना होगा, क्योंकि अब साफ था, ये सिर्फ कोई भटकती आत्मा नहीं थी। ये किसी अधूरे रिश्ते की शुरुआत थी जिसका अंत अभी बहुत दूर था। और मैं जानता था, अब जो भी सच सामने आएगा वो मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन अभी भी मैं जिंदा था और इस बार भागने वाला नहीं था। उस रात मैंने तय कर लिया कि अब मैं भागूंगा नहीं। अगर कोई अधूरा वादा है तो उसे याद करना ही होगा। डर अपनी जगह था, लेकिन उससे बड़ा सवाल था, मैंने आखिर किससे और क्या वादा किया था। मैंने मेज से पायल उठाई। वो बर्फ जैसी ठंडी थी, जैसे अभी अभी किसी ने पहनी हो। जैसे ही मैंने उसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ा, मेरे दिमाग में एक अजीब सी सनसनी दौड़ गई और तभी मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। कमरा घूमता हुआ सा लगा और अचानक मैं खुद को उसी घर के आंगन में खड़ा देख रहा था। लेकिन वो आज का नहीं था। सब कुछ नया था। दीवारों पर ताज़ा चूना, आंगन में साफ फर्श और हवा में किसी के गुनगुनाने की हल्की आवाज़। मैं छोटा था, शायद 10 साल का। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, हल्की सी मुस्कान और पाँव में वही चांदी की पायल। वो मुझे देख रही थी, सीधे मेरी आंखों में। तुम वापस आओगे ना? उसने पूछा। मेरे बचपन वाले स्वर में जवाब आया, हाँ, मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। तो ये था वो वादा। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था। अचानक दृश्य बदल गया। रात थी, वही पिछवाड़े वाला कमरा। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से धीमी सिसकियों की आवाज आ रही थी। मैं, छोटा वाला मैं, डरते डरते अंदर गया। वो लड़की कमरे के कोने में बैठी थी, रो रही थी। तुम क्यों रो रही हो? मैंने पूछा। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा आंगन में था। आंखों की जगह काले गड्ढे थे, होंठ फटे हुए और आवाज जैसे कई लोगों की एक साथ। उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया। कमरे का दरवाजा अचानक बंद हो गया। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन तभी किसी ने मुझे पीछे से जोर से खींच लिया। दृश्य एकदम टूट गया। मैं वापस वर्तमान में था, अपने कमरे में, घुटनों के बल गिरा हुआ। मेरी सांसें बेकाबू हो गई थीं। तो वो कोई साधारण लड़की नहीं थी। वो यहां शरण लेने आई थी और शायद उसके साथ कुछ भयानक हुआ था। और मैं उसका एकमात्र दोस्त था, लेकिन मैंने उसे बचाया नहीं। मैंने घर की दीवार पर हाथ टिकाया और खुद को संभाला। तभी कमरे के कोने से वही धीमी आवाज आई। अब याद आया। मैंने सिर उठाया। वो वहां खड़ी थी, इस बार साफ। आधी रोशनी में उसका चेहरा आधा वैसा ही था जैसा बचपन में देखा था और आधा वैसा जैसा उस रात के दृश्य में। तुम। मेरी आवाज सूख गई। वो एक कदम आगे बढ़ी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। तुमने कहा था तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे। मैं बच्चा था, मैंने कांपते हुए कहा। मुझे कुछ समझ नहीं था। उसकी आंखों के काले गड्ढों में हल्की नमी चमकी। मुझे भी नहीं थी। कमरे की खिड़कियां अचानक धड़ाम से बंद हो गईं। दरवाजा खुद ब खुद लॉक हो गया। अब मैं पूरी तरह उसके सामने था। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने साहस जुटाकर पूछा। वो कुछ पल चुप रही, फिर धीरे से बोली, सच। कमरे की दीवारों पर अचानक खरोंचों के निशान उभर आए, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। उस रात क्या हुआ था? मैंने पूछा। उसकी आवाज भारी हो गई। उन्होंने मुझे बंद कर दिया। कहा मैं अपशगुन हूं, कहा मैं इस गांव के लिए बुरी हूं। मैं मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मेरे सीने में दर्द सा उठा। तुम आए थे, उसने कहा। तुमने कहा था तुम दरवाजा खोलोगे। मेरे दिमाग में एक और झटका लगा। हाँ, मुझे याद है, मैं दरवाजे तक गया था, लेकिन तभी दादी की आवाज आई थी। उन्होंने मुझे जोर से पकड़ लिया था। उस कमरे के पास मत जाना, उन्होंने चिल्लाया था। और अगले दिन वो लड़की गायब थी। मैं डर गया था। मैंने फुसफुसाया। वो और पास आ गई। अब हमारे बीच बस एक हाथ का फासला था और मैं अकेली रह गई। कमरे का तापमान शून्य सा हो गया। मेरी सांसें कांपने लगी।
मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, उसने धीरे से कहा। मैं बस चाहती हूं तुम सच सबको बताओ, मुझे इस घर से, इस कमरे से मुक्त करो। मैंने उसकी आंखों में देखा। इस बार वहां सिर्फ गुस्सा नहीं था, दर्द था, अधूरापन था और एक अजीब सा भरोसा जो शायद अभी भी मुझ पर टिका हुआ था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं सच सामने लाऊंगा, मैं वादा निभाऊंगा। जैसे ही ये शब्द मेरे मुंह से निकले, कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गई, दरवाजा अनलॉक हो गया, हवा फिर सामान्य हो गई। वो पीछे हटने लगी। याद रखना, उसकी आवाज अब दूर होती जा रही थी। इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। और वो धुंध में बदलकर गायब हो गई। मैं कमरे के बीच खड़ा था, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन पहले से ज्यादा स्पष्ट। अब ये सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, ये सच की कहानी थी। और मैं अभी जिंदा था। इस बार मैं भागूंगा नहीं। मैं उस रात की सच्चाई गांव के सामने लाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे उस बंद कमरे का दरवाजा फिर से क्यों न खोलना पड़े। उस रात के बाद नींद मेरी आंखों से जैसे रूठ गई थी, लेकिन डर अब पहले जैसा नहीं था। अब उसमें एक दिशा थी, एक मकसद था। अगर उसे मुक्ति चाहिए तो मुझे उस रात की सच्चाई पूरी तरह जाननी होगी। आधी यादें काफी नहीं थीं। सुबह होते ही मैं फिर पिछवाड़े वाले कमरे के सामने खड़ा था। कल की तुलना में आज वो दरवाजा कम डरावना लग रहा था, लेकिन ज्यादा भारी जरूर। मैंने ताला खोला। इस बार अंदर घुसते ही मैंने ध्यान से चारों तरफ देखा। दीवारों पर खरोंचें थीं, लेकिन अब मुझे उनमें एक पैटर्न दिख रहा था। वो बेतरतीब नहीं थीं, जैसे किसी ने बार बार एक ही जगह हाथ मारा हो। मैं उस दीवार के पास गया जहां निशान सबसे गहरे थे। उंगलियों से धूल हटाई। नीचे लकड़ी की सतह थोड़ी अलग थी। मैंने जोर से धक्का दिया। टक। कुछ ढीला हुआ। मैंने फिर दबाया। दीवार का एक हिस्सा अंदर की तरफ सरक गया। मेरी सांस अटक गई। वहां एक छोटा सा गुप्त खांचा था। अंदर एक पुरानी कपड़े की पोटली रखी थी। मैंने उसे बाहर निकाला। कपड़ा सड़ा हुआ था, लेकिन अंदर की चीजें सुरक्षित थीं। कुछ कागज और एक छोटी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर नाम लिखा था, अनाया। मेरे हाथ ठिठक गए। तो यही उसका नाम था। मैंने पन्ने पलटने शुरू किए। शुरुआत में साधारण बातें थीं, गांव में आने का जिक्र, लोगों की अजीब निगाहें, अकेलापन। फिर धीरे धीरे शब्द बदलने लगे। आज फिर उन्होंने कहा मैं अशुभ हूं। मुझे समझ नहीं आता मेरी गलती क्या है। बस वही है जो मुझसे बात करता है, वो छोटा लड़का। उसे डर नहीं लगता मुझसे। मेरी आंखें भर आईं। आगे लिखा था, अगर वो मुझे बचा ले गया तो मैं यहां से चली जाऊंगी। मैं उसे कभी नहीं सताऊंगी। मैं बस जीना चाहती हूं। मेरी उंगलियां कांपने लगीं। अंतिम पन्ना आधा फटा हुआ था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, आज रात उन्होंने मुझे यहां बंद कर दिया है। दरवाजा बाहर से जड़ा हुआ है। मैं चिल्ला रही हूं, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। अगर तुम आए तो दरवाजा खोल देना, तुमने वादा किया है। पन्ना यहीं खत्म हो जाता था। मेरे कानों में जैसे फिर वही सिसकियां गूंज उठीं। मैंने डायरी बंद की। तो सच ये था, गांव वालों ने उसे अपशगुन समझकर बंद कर दिया था। और मैं दरवाजे तक गया था, लेकिन उसे खोल नहीं पाया। अचानक कमरे का दरवाजा पीछे से चर्र की आवाज के साथ बंद हो गया। मैंने पलट कर देखा। इस बार अंधेरा नहीं था। हल्की धुंध पूरे कमरे में फैलने लगी, और उस धुंध के बीच वो आकृति उभर आई, अनाया। इस बार उसका चेहरा वैसा था जैसा डायरी के शुरुआती पन्नों में महसूस होता था, थका हुआ लेकिन इंसानी। तुमने पढ़ लिया, उसने धीमे से कहा। मैंने सिर हिलाया। मैंने तुम्हें धोखा देना नहीं चाहा था। मेरी आवाज भारी हो गई। मैं डर गया था। वो कुछ पल चुप रही। डर सबको लगता है, उसने कहा, लेकिन मुझे सजा क्यों मिली? मेरे पास जवाब नहीं था। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। क्या तुम्हें पता है उन्होंने मेरे साथ क्या किया? उसकी आवाज बदलने लगी। मुझे 3 दिन यहां बंद रखा, बिना पानी, बिना रोशनी। उन्होंने सोचा मैं मर जाऊंगी और गांव बच जाएगा। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तीसरी रात मैंने दरवाजे पर आखिरी बार दस्तक दी थी। ठक ठक ठक। कमरे की दीवारों से वही आवाज गूंजने लगी। और तुम आए थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी, उसने कहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मेरी आंखों के सामने बचपन का वो दृश्य फिर चमका। मैं दरवाजे की कुंडी पकड़कर खड़ा हूं और पीछे से दादी मुझे खींच रही हैं। मत खोल, उनकी चीख। और फिर सन्नाटा। मैं घुटनों के बल बैठ गया।
मैं अब क्या कर सकता हूं? मैंने लगभग टूटती आवाज में पूछा। वो मेरे पास आई। इस बार उसके कदम जमीन को छू रहे थे। सच बताओ, उसने कहा। गांव को बताओ उन्होंने क्या किया। मुझे दोषी नहीं, पीड़ित कहो, तभी ये कमरा मुझे छोड़ेगा। मैंने सिर उठाया। अगर मैं बताऊं तो लोग मुझे पागल समझेंगे। उसकी आंखों में हल्की चमक आई। डर की दास्तान सच से शुरू होती है। उसके शब्द मेरे भीतर गूंज गए। मैं समझ गया, ये सिर्फ उसका बदला नहीं था, ये उसकी पहचान वापस पाने की लड़ाई थी। अचानक कमरे की दीवारों पर खरोंचें फिर चमकने लगीं, जैसे समय कम हो। जल्दी करो, उसकी आवाज हल्की पड़ने लगी। वो फिर जाग रहा है। कौन? मैंने घबरा कर पूछा। उसकी नज़र कमरे के सबसे अंधेरे कोने की तरफ गई। मैंने भी देखा। वहां धुंध से अलग एक और छाया खड़ी थी, लंबी, टेढ़ी और पूरी तरह काली। उसकी कोई आंखें नहीं थीं, लेकिन मुझे साफ महसूस हुआ वो हमें देख रही थी। अनाया एक कदम पीछे हटी। मैं अकेली नहीं थी यहां, उसने फुसफुसाया। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। वो काली छाया धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी और मुझे पहली बार एहसास हुआ, शायद अनाया सिर्फ पीड़ित नहीं थी, शायद इस घर में कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो उसके दर्द से पैदा हुआ था और अब वो जाग चुका था। लेकिन मैं अभी भी जिंदा था और इस बार मैं सच सामने लाए बिना पीछे नहीं हटूंगा। वो काली छाया धीरे धीरे अंधेरे कोने से अलग होकर कमरे के बीच की तरफ बढ़ने लगी। उसकी कोई साफ आकृति नहीं थी, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी थी, जैसे हवा में सीसा घुल गया हो। मेरी सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अनाया मेरे और उस छाया के बीच आकर खड़ी हो गई। पीछे हटो, उसने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा। ये क्या है? मैंने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी नजरें उस काली आकृति पर जमी थीं। ये वो नहीं है जो मैं थी, ये वो है जो उन्होंने बनाया। छाया की लंबाई बढ़ने लगी। दीवारों पर उसका आकार फैल गया, जैसे स्याही फैलती है। कमरे में अचानक खरोंचों की आवाज गूंजने लगी। खर खर खर। जब दर्द बहुत गहरा होता है तो वो सिर्फ आत्मा नहीं बनता, वो छाया बन जाता है। अनाया की आवाज कांपी। मेरे हाथ में अब भी उसकी डायरी थी। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। क्या ये तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा? उसने धीमे से कहा। नहीं, ये मुझे बांध कर रखेगा ताकि मैं कभी ना जा सकूं। छाया अब बस कुछ कदम दूर थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग में किसी ने बर्फ भर दी हो। अजीब अजीब विचार आने लगे। भाग जाओ, सब छोड़ दो, ये तुम्हारा मामला नहीं है। मैंने आंखें कसकर बंद की। नहीं, मैंने खुद से कहा। इस बार नहीं। मैंने जोर से कहा, मैं सच बताऊंगा, मैं सबको बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ। कमरे की हवा कांपी। छाया एक पल के लिए ठिठक गई। अनाया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा उम्मीद थी। लेकिन फिर छाया ने एक तीखी, बेजान सी आवाज निकाली, जैसे कई फुसफुसाहटें एक साथ हंस रही हों। दीवारों पर अचानक दृश्य उभरने लगे। गांव वाले गुस्से में मशालें लिए हुए, अनाया को घसीटते हुए इस कमरे तक लाते हुए। किसी की आवाज, ये अपशगुन है। दूसरी आवाज, जब से ये आई है फसलें खराब हो रही हैं। मेरा सीना जलने लगा। फिर दृश्य बदला। मैं छोटा सा दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। अंदर से उसके रोने की आवाज। मेरे हाथ कुंडी पर है और फिर पीछे से दादी का हाथ मेरे कंधे पर। मत खोल, उनकी सख्त आवाज। और फिर सन्नाटा। मेरे घुटने कांपने लगे। ये तुम्हारा अपराध है। छाया की गूंजती आवाज पूरे कमरे में फैल गई। अनाया ने चीख कर कहा, नहीं, ये बच्चा था। छाया उसकी तरफ मुड़ी, जैसे उसे भी निगल लेना चाहती हो। मुझे अचानक समझ आया, ये सिर्फ गांव वालों के पाप से नहीं बनी थी, ये मेरे अधूरे वादे से भी बनी थी। मैंने डायरी खोली और जोर से पढ़ना शुरू किया। मैं बस जीना चाहती हूं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती। अगर वो मुझे बचा ले गया तो मैं यहां से चली जाऊंगी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं रुका नहीं। अनाया निर्दोष थी, मैंने चिल्लाकर कहा। उसे डर ने मारा, लोगों के अंधविश्वास ने मारा। छाया तड़पने लगी। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, खिड़की के शीशे टूटकर गिर पड़े। मैंने आखिरी बार जोर से कहा, मैं उसे दोषी नहीं मानता, मैं सच सबके सामने लाऊंगा। अचानक कमरे में तेज रोशनी चमकी। छाया पीछे हटने लगी, उसका आकार सिकुड़ने लगा। उसकी आवाज गूंजी, सच डर से बड़ा नहीं होता। होता है, मैंने पूरी ताकत से कहा। अनाया ने मेरी तरफ देखा।
उसका चेहरा अब शांत था। छाया धुएं की तरह सिमटती गई और अंत में फर्श पर एक काले धब्बे में बदल गई, जो धीरे धीरे मिट्टी में समा गई। कमरे की हवा सामान्य होने लगी। मैं हाँफ रहा था, लेकिन खड़ा था। अनायाब पहले से अलग दिख रही थी। उसका चेहरा पूरा साफ, आंखें सामान्य, पांव जमीन को छूते हुए। तुमने उसे कमजोर कर दिया, उसने धीमे से कहा। खत्म? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। अभी नहीं। जब तक सच बाहर नहीं जाएगा, वो पूरी तरह नहीं जाएगा। मैंने गहरी सांस ली। कल पंचायत में जाऊंगा, सबको बताऊंगा। वो हल्का सा मुस्कुराई। इस बार मुझे अकेला मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा, मैंने दृढ़ता से कहा। कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। धूप अंदर आई। मैं बाहर निकला, हाथ में डायरी, दिल में डर और साहस दोनों। मुझे पता था अगला कदम आसान नहीं होगा। गांव वाले सच सुनना नहीं चाहेंगे। शायद मुझे पागल समझें, शायद मुझसे नफरत करें, लेकिन अब ये सिर्फ मेरी गलती सुधारने की बात नहीं थी। ये एक बेगुनाह की आत्मा को नाम देने की बात थी। और मैं अभी जिंदा था। इस बार मैं वादा निभाने जा रहा था। अगली सुबह सूरज कुछ अलग ही लग रहा था, जैसे वो भी जानता हो कि आज गांव में कुछ ऐसा होने वाला है जो सालों से दबा हुआ है। मैं पूरी रात नहीं सोया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि थकान महसूस नहीं हो रही थी। हाथ में अनाया की डायरी थी और दिल में एक अजीब सा संतुलन, डर और हिम्मत के बीच। मैं सीधा पंचायत चौक की ओर चल पड़ा। गांव के बीचों बीच वही पुराना बरगद का पेड़ था जिसके नीचे हर फैसला लिया जाता था। कुछ बुजुर्ग पहले से बैठे थे। मुझे देखते ही सबकी निगाहें मेरी तरफ उठीं। इतनी सुबह? किसी ने पूछा। मैंने बिना भूमिका के कहा, मुझे उस पुराने कमरे के बारे में बात करनी है। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर हल्की हल्की फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। फिर वही बात, उसे किसने बताया? वो कमरा तो बंद है। मैंने डायरी आगे बढ़ाई। ये मुझे वहां मिली। मुखिया ने उसे हाथ में लिया। उनके हाथ हल्के कांप रहे थे। उन्होंने पहला पन्ना खोला, फिर दूसरा, फिर आखिरी। उनका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ने लगा। ये कहाँ से मिला? उन्होंने भारी आवाज में पूछा। उसी कमरे की दीवार के अंदर से, मैंने साफ कहा। एक बुजुर्ग खड़े हो गए। ये सब बकवास है, वो लड़की अपशगुन थी, उसके आने के बाद ही सूखा पड़ा था। मेरे अंदर गुस्सा उठा, लेकिन मैंने खुद को शांत रखा। सूखा उसके आने से नहीं पड़ा था, मैंने कहा, डर के कारण पड़ा था। आपने उसे बंद किया 3 दिन तक, बिना पानी, बिना रोशनी। क्या वो इंसान नहीं थी? कुछ लोग नजरें चुराने लगे। मुखिया ने धीमे से कहा, हमने जो किया गांव की भलाई के लिए किया। और वो? मैंने पूछा। उसकी भलाई कौन देखता? चौक में खामोशी गहरी होती जा रही थी। तभी हवा का तेज झोंका आया। बरगद के पत्ते एक साथ हिल उठे। आसमान पर अचानक बादल छा गए, जबकि सुबह साफ थी। कुछ औरतों ने घबराकर इधर उधर देखा। फिर से कुछ होने वाला है, किसी ने फुसफुसाया। मैंने ऊंची आवाज में कहा, वो वापस आई है, लेकिन बदला लेने नहीं, सच सुनने। लोगों के चेहरों पर डर साफ था। झूठ! वही बुजुर्ग फिर बोले, मर चुकी है वो। तभी पंचायत चौक के बीच की मिट्टी पर अपने आप निशान बनने लगे। सबकी आंखें वहीं टिक गईं। धीरे धीरे शब्द उभरे। मैं दोषी नहीं थी। किसी औरत की चीख निकल गई। मुखिया पीछे हट गए। मैंने मौका नहीं छोड़ा। वो चाहती हैं कि आप सब माने कि आपने गलती की। हवा और तेज हो गई। बरगद की एक सूखी टहनी टूटकर जमीन पर गिरी। कुछ बच्चे रोने लगे। ये उसका श्राप है, किसी ने कहा। नहीं, मैंने जोर से कहा, ये उसका दर्द है। अचानक चौक के किनारे खड़ी पानी की मटकी अपने आप गिरकर टूट गई। सब लोग हड़बड़ा गए। मुखिया कांपती आवाज में बोले, तुम क्या चाहते हो? मैंने सीधा जवाब दिया, उस कमरे को खोलकर पूरे गांव के सामने स्वीकार करो कि वो निर्दोष थी। उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना करो, उसे सम्मान दो। कुछ लोग विरोध करने लगे। अगर हमने माना तो अपशगुन फैल जाएगा। तभी एक बूढ़ी औरत आगे आई। अपशगुन तो तब फैला था जब हमने एक बच्ची को बंद कर दिया था। सब चुप। मुखिया ने आंखें बंद कीं। कुछ सेकंड जो बहुत लंबे लगे। फिर उन्होंने डायरी बंद की और कहा, आज शाम हम सब उस कमरे के सामने इकट्ठा होंगे। मेरे अंदर जैसे एक भारी पत्थर हल्का हुआ, लेकिन उसी पल मेरे कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट गूंजी, जल्दी करो। मैंने मुड़कर देखा। चौक के किनारे बरगद की छाया के नीचे एक काली आकृति खड़ी थी। वही छाया। वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी और अब वो और गहरी लग रही थी।
मैं समझ गया, अगर आज शाम तक सच पूरा स्वीकार नहीं हुआ तो वो फिर ताकतवर हो जाएगी। मैंने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैंने वादा किया है और निभाऊंगा। जब आंखें खोलीं, छाया गायब थी, लेकिन हवा में एक बेचैनी रह गई थी। आज शाम फैसला होगा, सिर्फ एक आत्मा का नहीं, पूरे गांव के ज़मीर का। और मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इस बार मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। शाम धीरे धीरे उतर रही थी। सूरज की आखिरी किरणें गांव के पीछे के उस हिस्से पर पड़ रही थीं, जहां वो कमरा सालों से बंद खड़ा था। आज पहली बार वहां इतनी भीड़ थी। औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, सबकी आंखों में डर और जिज्ञासा एक साथ तैर रहे थे। मैं दरवाजे के सामने खड़ा था, हाथ में वही पुरानी चाबी। मुखिया मेरे पास आए, उनकी आवाज भारी थी। अगर कुछ गलत हुआ तो? मैंने शांत स्वर में कहा, गलत तो पहले ही हो चुका है, अब सिर्फ सही करना बाकी है। हवा असामान्य रूप से ठंडी हो गई, भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। मैंने ताले में चाबी डाली, क्लिक। आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर वही पुराना कमरा, लेकिन आज धूल कम थी, जैसे किसी ने हाल ही में उसे छुआ हो। लोग दरवाजे से दूर खड़े थे, कोई अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं एक कदम भीतर गया। सब अंदर आइए, मैंने कहा। यह डर तभी खत्म होगा जब आप उसका सामना करेंगे। कुछ पल की झिझक के बाद मुखिया अंदर आए, फिर धीरे धीरे बाकी लोग भी। कमरे के बीच में खड़े होकर मैंने ऊंची आवाज में कहा, यह वही जगह है जहां आपने उसे बंद किया था, बिना किसी सबूत के, सिर्फ डर के कारण। एक बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। हमने सोचा था गांव बच जाएगा। गांव तब बचता है जब इंसानियत बचती है, मैंने जवाब दिया। तभी कमरे की दीवार पर अचानक हल्की रोशनी फैलने लगी। सबकी सांसें थम गईं। दीवार पर दृश्य उभरने लगा, जैसे कोई पुरानी परछाई फिर से जी उठी हो। अनाया कोने में बैठी, दरवाजे पर दस्तक देती हुई। ठक ठक ठक। भीड़ में सिसकियां सुनाई देने लगी। मुखिया कांपते हुए आगे बढ़े। हमसे गलती हुई, हमने अंधविश्वास में एक मासूम को सजा दी। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कमरे की हवा बदल गई। एक हल्की सी गर्माहट फैल गई। दीवार पर अनाया की परछाई साफ होने लगी। इस बार उसके चेहरे पर दर्द कम, शांति ज्यादा थी। मैंने धीरे से कहा, उसे दोषी नहीं बल्कि पीड़ित मानिए, उसका नाम लीजिए। कुछ पल कोई नहीं बोला। फिर वही बूढ़ी औरत आगे आई। अनाया, उसने स्पष्ट आवाज में कहा। बाकी लोग भी धीरे धीरे दोहराने लगे, अनाया, अनाया, अनाया। कमरे में उसका नाम गूंज उठा। अचानक फर्श पर जमी धूल हवा में उठी और फिर शांत होकर बैठ गई। दरवाजे के पास वही काली छाया उभरी। भीड़ में चीखें उठी, लेकिन इस बार वो पहले जितनी विशाल नहीं थी। वो जैसे टूट रही थी, बिखर रही थी। अनाया की आकृति मेरे बगल में उभरी, साफ, उजली, शांत। उसने मेरी तरफ देखा। इस बार तुमने दरवाजा खोला, उसने धीमे से कहा। मेरी आंखें भर आईं। मुझे माफ कर दो, उसने हल्की मुस्कान दी। तुमने वादा निभाया। काली छाया आखिरी बार तड़पी, फिर धुएं की तरह हवा में घुल गई। कमरे का तापमान सामान्य हो गया। बाहर से मंदिर की घंटी की आवाज आई, बिल्कुल बिना किसी के छुए। भीड़ में कुछ लोग रो रहे थे, कुछ जमीन पर बैठ गए। मुखिया ने सिर झुका लिया। आज से इस कमरे को बंद नहीं किया जाएगा, यहां उसकी याद में दीप जलाया जाएगा। अनाया धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगी। अब मैं अकेली नहीं हूं, उसकी आवाज गूंजी, और फिर वो पूरी तरह प्रकाश में विलीन हो गई। कमरा शांत था। डर, जो इतने सालों से यहां जमा था, जैसे बह गया। मैंने गहरी सांस लेकर बाहर आया। आसमान साफ था, हवा हल्की। गांव के लोग पहली बार उस हिस्से में बिना डर के खड़े थे। मैंने पीछे मुड़कर आखिरी बार उस कमरे को देखा। अब वो सिर्फ एक कमरा था, कोई साया नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। मैं अभी भी जिंदा था, और इस बार मैंने सच से भागने के बजाय उसका सामना किया था। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि हर सच के बाद एक नई शुरुआत होती है। उस रात गांव में अजीब सी शांति थी, वैसी शांति जो तूफान के बाद आती है। लोग अपने अपने घरों में लौट गए थे, लेकिन आज उनके चेहरों पर सालों का बोझ कम दिखाई दे रहा था। पिछवाड़े वाले कमरे के बाहर सचमुच एक छोटा सा दीप जल रहा था। लौ स्थिर थी, बिना कांपे। मैं आंगन में खड़ा आसमान देख रहा था। सितारे साफ दिखाई दे रहे थे।
इतने सालों में शायद पहली बार उस हिस्से में डर की जगह सुकून था। लेकिन मेरे अंदर अभी भी हलचल थी। अनाया मुक्त हो चुकी थी, छाया भी मिट चुकी थी। फिर भी मेरे दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या सच में सब खत्म हो गया? मैंने तय किया कि आखिरी बार उस कमरे में जाऊंगा, अकेले। दीप की लौ हल्की सी झिलमिला रही थी जब मैं दरवाजे तक पहुंचा। अंदर कदम रखा तो कमरा अब वैसा ही लग रहा था जैसा कोई साधारण पुराना कमरा होता है। दीवारों पर खरोंचें फीकी पड़ चुकी थीं, हवा सामान्य थी। मैं कमरे के बीच में खड़ा हो गया। अगर तुम यहां हो तो एक बार दिख जाओ, मैंने धीरे से कहा। कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर एक हल्की सी ठंडी हवा मेरे पास से गुजरी, लेकिन उसमें डर नहीं था, उसमें पहचान थी। मेरे सामने हल्की रोशनी की एक रेखा बनी और उसमें अनाया की आकृति उभरी। इस बार वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस पहली याद में, आंगन में खड़ी, पायल पहने, हल्की मुस्कान के साथ। तुम अभी तक गए नहीं? उसने हल्के से पूछा। मैं मुस्कुराया। तुम्हें अलविदा कहे बिना कैसे जाता? वो कुछ कदम मेरे करीब आई। उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, छन छन। अब मुझे डर नहीं लगता, उसने कहा। मुझे भी नहीं, मैंने जवाब दिया। उसने कमरे के चारों ओर देखा। ये जगह अब मुझे बांझ कर नहीं रखेगी, लेकिन याद रहे, सच को दबाना मत। जहां भी देखो उसके खिलाफ खड़े होना। मैंने सिर हिलाया। तुम अब कहां जाओगी? मैंने पूछा। वो हल्का सा मुस्कुराई। जहां दर्द खत्म होता है और यादें सिर्फ कहानी बन जाती हैं। मेरे गले में कुछ अटक गया। क्या हम फिर मिलेंगे? मेरे मुंह से अनायास निकल गया। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस रूप बदल लेती हैं। कमरे में हल्की रोशनी फैलने लगी, दीवारें जैसे चमक उठीं। उसकी आकृति धीरे धीरे हल्की होने लगी। इस बार तुमने दरवाजा बंद नहीं किया, उसकी आवाज गूंजी। इसलिए मैं शांति से जा रही हूं। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन वो हवा में घुलने लगी। आखिरी बार पायल की हल्की सी आवाज आई, छन छन, और वो चली गईं। कमरा बिल्कुल शांत हो गया। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। कोई साया नहीं, कोई ठंडक नहीं, सिर्फ सामान्य हवा। मैं बाहर आया तो देखा दीप की लौ अपने आप बुझ गई, लेकिन अंधेरा नहीं फैला। चांदनी पूरे आंगन में फैली हुई थी। मैंने गहरी सांस ली। सालों का बोझ जैसे मेरे कंधों से उतर गया था। मैंने महसूस किया, कभी कभी डर से लड़ने का मतलब उसे हराना नहीं, बल्कि उसे समझना होता है। गांव अब पहले जैसा नहीं रहेगा। लोग अब अंधविश्वास से पहले सवाल करेंगे। और उस कमरे में हर साल एक दीप जलेगा, अनाया की याद में। मैं आंगन से बाहर निकला और आखिरी बार घर की तरफ देखा। अब वो घर डर की जगह नहीं था, वो एक सीख की जगह था। और मैं अभी भी जिंदा था, पहले से ज्यादा मजबूत, क्योंकि इस बार मैंने वादा निभाया था। लेकिन मेरी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर गांव में, हर शहर में कहीं ना कहीं कोई बंद कमरा होता है, और शायद किसी को उसका दरवाजा खोलना बाकी होता है। कुछ दिन बाद मैं गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था। आंगन में रखे पुराने सामान को समेटते हुए मुझे बार बार वही पायल की हल्की सी आवाज याद आ रही थी। अब वो आवाज डर नहीं जगाती थी, बल्कि एक अजीब सी शांति देती थी। गांव बदल चुका था। पिछवाड़े वाले कमरे को अब बंद कमरा नहीं कहा जाता था, लोग उसे अनाया का कमरा कहते थे। हर शाम वहां एक दीप जलाया जाता। बच्चे वहां खेलने से डरते नहीं थे, और सबसे बड़ी बात, लोग अब किसी अनजाने को सिर्फ अफवाहों के आधार पर दोषी नहीं ठहराते थे। मुखिया एक दिन मेरे पास आए। तूने जो किया वो आसान नहीं था, उन्होंने कहा। हम सब अपनी गलती मानने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। मैंने शांत स्वर में कहा, गलती सबसे होती है, लेकिन उसे सुधारना जरूरी होता है। उन्होंने सिर हिलाया। उस शाम मैंने आखिरी बार पूरे घर का चक्कर लगाया। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अब स्थिर थीं। संदूक बंद था, लेकिन डरावना नहीं। खिड़कियों से आती हवा सामान्य थी। मैंने उस कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। लकड़ी अब ठंडी नहीं थी। मैं जा रहा हूं, मैंने धीरे से कहा। कुछ पल कुछ नहीं हुआ। फिर बहुत हल्की सी हवा चली, और मुझे लगा जैसे किसी ने फुसफुसा कर कहा, धन्यवाद। मैं मुस्कुराया।
मैं समझ गया अब वो सच में मुक्त हो गई। मैंने दरवाज़ा खुला ही छोड़ दिया। गांव से बाहर निकलते समय मैंने पीछे मुड़कर देखा। बरगद का पेड़ हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। सूरज डूब रहा था, लेकिन अंधेरा भारी नहीं था, बस शांत। रास्ते में चलते हुए मुझे एहसास हुआ, हम सबके जीवन में कोई न कोई बंद कमरा होता है। कोई ऐसी याद, कोई ऐसा डर जिसे हम सालों तक बंद रखते हैं, क्योंकि उसका सामना करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन सच ये है, दरवाज़ा खोलने से हमेशा विनाश नहीं होता, कभी-कभी मुक्ति भी मिलती है। मैं शहर लौट आया, अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में वापस, लेकिन मैं पहले जैसा नहीं था। अब जब भी कहीं अंधविश्वास की बात सुनता हूं, जब भी किसी को बिना सुने दोषी ठहराया जाता देखता हूं, तो मुझे अनाया याद आती है। उसकी आवाज़, उसकी पायल और वो वादा। मैंने उस घटना को अपने अंदर छुपाया नहीं, मैंने उसे कहानी बनाया, ताकि लोग सुने, समझें और दोहराएं नहीं। रात में जब कभी खिड़की के बाहर हवा चलती है, तो कभी-कभी मुझे अब भी हल्की सी छन छन सुनाई देती है। लेकिन अब उसमें साया नहीं होता, बस एक याद होती है। और हर बार मैं मुस्कुरा कर कहता हूं, मैंने इस बार दरवाज़ा खोल दिया था। मेरी कहानी यहीं खत्म होती है। मैं अभी भी जिंदा हूं, डर से भागकर नहीं, उसका सामना करके। और अगर कभी और किसी बंद कमरे की दस्तक सुनूंगा, तो इस बार भी मैं दरवाज़ा जरूर खोलूंगा। दोस्त, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर अनाया की दास्तान ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक एहसास था, एक सच था, जो डर के पीछे छुपा हुआ था। ऐसी ही और भी सच्चाई से भरी, रोंगटे खड़े कर देने वाली और दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल डर की दास्तान के साथ। यहाँ हर कहानी सिर्फ डराती नहीं, कुछ सिखाती भी है। हर साया एक राज लेकर आता है, और हर बंद दरवाजे के पीछे एक नई दास्तान इंतजार करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो इसे शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी सच और डर के बीच का फर्क समझ सकें। क्योंकि हो सकता है अगली बार जो दस्तक सुनाई दे, वो किसी और बंद कमरे की हो। और तब तक याद रखिए, डर से मत भागिए, उसे समझिए। मिलते हैं अगली खौफनाक लेकिन दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ डर की दास्तान पर।